हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग नवंबर का करेंट अफेयर यानी विजन आईएएस का जो मंथली मैगजीन है उसको हम लोग स्टार्ट किए थे और उसको पढ़ रहे थे अच्छे से। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो नवंबर का करेंट अफेयर है विजन आईएएस का मंथली मैगजीन। ठीक है, तो उसका हम लोग एक टॉपिक करेंगे जिसका नाम है पॉलिटी एंड गवर्नेंस, यानी पॉलिटी एंड गवर्नेंस का टॉपिक करेंगे। इसका हिंदी होता है राज्य व्यवस्था एवं शासन। ठीक है, तो इसका पहला जो हेडिंग है, देखिए इसमें हम लोग क्या क्या बात करेंगे। इसमें बात करेंगे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण, और दूसरा है समान नागरिक संहिता, यानी इसी को बोलते हैं, जो फर्स्ट है उसका नाम है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी EWS, और दूसरा क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, और उसके बाद कुछ न्यूज इन शॉर्ट है, तो उस सबको भी देख लें। चलिए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए, क्योंकि टाइम बहुत कम है, पढ़ना बहुत ज़्यादा है। और इस वीडियो में हम लोग ओनली वही सब डिस्कशन करेंगे जो यूपीएससी में आ सकता है। याद रखना है, पढ़ना सब कुछ है, लेकिन याद वही रखना है जो हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करें। पढ़ना थोड़ा थोड़ा माइंड में, सब कुछ याद रखना है। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है। पहला है पॉलिटी का सेक्शन, जो पहला है उसका नाम है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण, तो ये सुर्खियों में क्यों है? तो उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने 103वें संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखा है। चलिए एक मिनट आ जाएगा। हाँ, क्या है? आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण। तो उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने 103वें संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखा है। ये वाला क्यों सुर्खियों में है पता चल गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, और इस संशोधन के द्वारा शिक्षा और सरकारी नौकरियों में इस संशोधन के द्वारा शिक्षा और सरकारी नौकरियों में जनरल कैटेगरी की आबादी में EWS को 10% आरक्षण दिया गया है। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। EVS या एक EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेशन के बारे में। ठीक है, तो देखो एक ये आयोग है सिन्हो आयोग की सिफारिश के आधार पर EWS इकोनॉमिकली वीकर सेशन को आरक्षण प्रदान किया गया है। इस आयोग ने 2010 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ठीक है, कब की थी? 2010 में। अब देखिए EWS के आरक्षण के बारे में दिया है यहाँ पे, तो ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट याद रखना है कि 103वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 2019 के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 15 को जोड़ा गया था, यानी 15 का 6 को जोड़ा गया था और 16 का 6 को जोड़ा गया था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 103वें संविधान संशोधन में सम्मिलित अनुच्छेद दिया गया है यहाँ पे, और 15 का 6 में क्या है उसकी चर्चा यहाँ पे की गई है। 15 का 6 में क्या है उसकी चर्चा की गई है, पढ़ लेना है थोड़ा सा आप लोग। ठीक है, क्योंकि हम अगर बताएंगे तो वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए एक केस आया था इंदिरा साहनी वाद, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इंदिरा साहनी वाद 1992 में आया था। उच्चतम न्यायालय का निर्णय जो दिया गया था, वो बताया गया था कि नागरिकों के पिछड़े वर्ग की पहचान जाति की व्यवस्था के आधार पर की जा सकती है, लेकिन केवल विशेष रूप से आर्थिक मानदंडों के संदर्भ में पहचान नहीं की जा सकती है, और इसमें 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जाएगा, ये कहा गया था। ठीक है, और और एक बात बताया गया था, क्रीमी लेयर्स को पिछड़े वर्ग से बाहर रखा जाएगा, यानी जिसका आरक्षण क्या बोलते हैं, सालाना सैलरी 8 लाख से ऊपर है, उसको इस श्रेणी से यानी इस आरक्षण से बाहर रखा जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोग देख लिए। आगे देखते हैं। देखिए EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आप लोग बोलते चलिएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आरक्षण के तहत निम्नलिखित को शामिल नहीं किया जाता है। मतलब जिसके पास 5 एकड़ कृषि भूमि है उसको EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में नहीं शामिल किया जाएगा, और जिसके पास
1000 वर्ग फुट की एक आवासीय फ्लैट है उसको भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में नहीं शामिल किया जाएगा। और तीसरा, ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये सब आता है, ठीक है, याद रखना है ये सब। जिनके पास अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक या अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज का आवासीय भूखंड है उसको ईडब्ल्यूएस में शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक केस है 1992 का केस बता ही दिए। इंदिरा साहनी बाद में निर्णय दिया गया था कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता है, किंतु इस निर्णय वाले सभी समयों के लिए कठोर और गुणांशील घोषित नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यह निर्णय केवल, याद रखना है, यह निर्णय किसके लिए है, SC ST और शायद OBC समुदाय पर ही लागू हुआ था। लेकिन अब क्या किया गया है, सामान्य वर्ग पर पहले नहीं था, लेकिन अब सामान्य वर्ग पर 10% आरक्षण दिया गया है शिक्षा और किसमें, सरकारी नौकरियों में, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हम लोग का खत्म हो जाता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। और दूसरा टॉपिक है समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल। यूनिफॉर्म सिविल कोड, देखिए पहले सुर्खियों में की है, देख लेते हैं। तो हाल ही में भारत में समान नागरिक संहिता, हाल ही में भारत में समान नागरिक संहिता विधेयक 2020 नाम से एक गैर सरकारी विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तुत किया है, इसलिए यह न्यूज में आ गया है, ठीक है। ओके, उसके बाद देखते हैं, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं। अब देखिए यूजीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, स्वतंत्रता से पहले क्या नियम था, स्वतंत्रता के बाद क्या नियम है, इस दोनों स्टेटमेंट को पढ़ लेना है। और इधर जो जितना स्टेटमेंट है स्वतंत्रता के बाद वाला, इस सबको पढ़ लेना है क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हम्म हम्म। उसके बाद देखते हैं, देखिए ये वाला इम्पोर्टेंट है, समान नागरिक संहिता से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 44 राजनीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं। इसमें कहा गया है कि भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र नागरिकों के लिए यूसीसी यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का प्रयास करेगा। इस प्रकार यूसीसी संविधान के गैर न्यायिक भाग के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये वाला भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है। साथ ही व्यक्तिगत कानून यानी पर्सनल लॉ को समावर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। यहाँ तक इम्पोर्टेंट हो गया। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि हिंदू विवाह अधिनियम ये सब कुछ पर्सनल लॉ है, पर्सनल लॉ के अंतर्गत जाता है, तो ये सबको पढ़ लेना है, ठीक है, ये सबको थोड़ा पढ़ लेना है। हाँ, इसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है यूपीएससी जो पूछता है उसको देख लेते हैं। हम्म, क्या पूछता है, देखिए कहाँ गया पेन, पेन पेन कहाँ गया, मिल गया, देखिए पेन लेना पड़ेगा पहले, यहाँ पे इसको रेड कलर ही ले लेते, रेड कलर ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, यूसीसी के संदर्भ में महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, यानी उच्चतम न्यायालय ने क्या क्या निर्णय दिया है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। ये वाला बहुत बार पूछा है, शाहबानो विवाद 1985 में आया था, ठीक है। इस विवाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि संसद को एक समान नागरिक संहिता की रूपरेखा तैयार करने की दिशा में प्रयास करने चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसा माध्यम है जो राष्ट्रीय सद्भाव और विधि के समक्ष समानता को बढ़ावा देता है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना है। उसके बाद आया था ई दूसरा, दूसरा आया था सुश्री जॉर्डन डेंग देह बनाम एस चोपड़ा वाद 1985 में भी ये भी आया था। और इस बाद में उच्चतम न्यायालय ने द्वारा कहा गया था कि विवाह और तलाक के लिए समान संहिता तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया गया था, ठीक है।
और तीसरा आता है सरला मुलदबाद 1995, यानी 10 साल बाद आया था सरला मुंदलबाद। और इस बाद में उच्चतम न्यायालय ने संसद द्वारा यूसीसी का निर्णय करने की आवश्यकता को दोहराया था और उच्चतम न्यायालय के अनुसार यह वैचारिक अंत विरोधों द्वारा दूर करके राष्ट्रीय एकीकरण में मदद करेगा। ठीक है, उसके बाद और इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। ठीक है, बाकी सब एक बार रीडिंग कर लेना। चलो।